जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जो आर ओ ए आर ओ की हम एनालिसिस कर रहे थे उसके लास्ट के वीडियो में हमने रीसेंट वाले क्वेश्चन कवर किए थे। उसके बाद का जो मोस्ट रीसेंट का पेपर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जब पेपर एनालिसिस कर रहा था उसमें मैंने ये देखा कि क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी अच्छा है और नो डाउट बाकी पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, बट इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। दैट मीन्स कि सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको तरीका ये अपनाना है कि वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं और उसके बेस पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बट आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। एसेसिनेशन ऑफ कर्जन विली, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक एंड स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर बाय अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्जन विली की। तो देखिए, कर्जन विली कौन थे? तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे और उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे इंडिया के। तो ही वॉज असैसिनेटेड इन लंदन बाय मदन लाल ढिंगरा, वेरी फेमस नेम। मदन लाल ढिंगरा जी का नाम काफ़ी फेमस है जब भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स की बात आती है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फोस, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद आएँ। तो जो मदन लाल ढिंगरा जी है, ही एसेसिनेटेड कर्जन विली इन 1909। और ये जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम पे उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल है यही सारे फसाद की जड़ है। तो ही स्टार्टेड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है। और इस एसेसिनेशन से नो डाउट बहुत बड़ा झटका लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीज़ों को और सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और ये बहुत मेजर इवेंट रहा इस तरह से। देन दूसरा कह रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जी के बारे में हम सब जानते हैं, लाइक ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर ऑफ इंडिया। और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी अटेम्प्टेड टू एसेसिनेट अ ब्रिटिश जज, और उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया जाता है खुदीराम बोस जी के द्वारा और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा। अब बात कुछ ऐसी है कि ये किंग्सफोर्ड उस टाइम पे मुजफ्फरपुर में, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर की हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, ठीक है, जो कि बिहार में। तो मुजफ्फरपुर में उस टाइम पे ये पोस्टेड थे, बेसिकली ब्रिटिश जज थे मुजफ्फरपुर में। तो बहुत ज़्यादा हार्ड सेंटेंसेस देते थे नेशनलिस्ट को, तो इसी वजह से दे ट्राई टू एसेसिनेट द किंग्सफोर्ड। बट उनके बॉम्ब से ब्रिटिश वीमेन घायल हो जाती हैं, टू ब्रिटिश वीमेन वर किल्ड, और ये किंग्सफोर्ड जो है वो बच जाते हैं। बट ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर्स थे। इसके अलावा इनका जो सेक्रीफाइस है ये बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट प्राइड लेके आता है पूरे देश भर में। और ये इवेंट कब होता है? तो ये इवेंट होता है 1908 में, ठीक है, 1908 में होता है। देन इसमें तीसरा देखिए, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था और ये मराठी न्यूज़पेपर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठी था। किस लैंग्वेज का था? मराठी था, बहुत पूछते हैं पेपर में, ठीक है। और एक और पेपर था मराठा के नाम से, इंग्लिश में वैसे स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है बट हिंदी में से मराठा पढ़ते हैं, और ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था। तो ये दोनों लैंग्वेज पता होना चाहिए। मराठा जो है इंग्लिश में था और ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया है, और केसरी भी मराठी में था और ये भी बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया है। जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिए। और ये केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट कब होता है? तो ये होता है 1881 में। वैसे आप इसमें थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी पहले का टाइम होगा, मतलब इन इवेंट से पहले का टाइम होगा, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक जी का जो एसोसिएशन है वो थोड़ा टाइम पहले का था। और इन न्यूज़पेपर में क्या था? तो डेफिनेटली ये ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे, इंडियन कल्चर को प्रमोट करते थे और आम जनता के आवाज़ के रूप में उभर कर आ रहे थे। देन अल हिलाल न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। तो अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है ये 1912 में स्टार्ट किया गया था, 1912 में, और ये एक उर्दू वीकली था। ठीक है, अल हिलाल जो है उर्दू वीकली था, उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। और अल हिलाल का मतलब क्या होता है? द ग्रीशों। इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में इंडियन मुस्लिम्स को अवेकन करने की बात है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की बात है। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का विरोध करते थे ये इस न्यूज़पेपर के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर ये हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे बैन करना पड़ा, बिकॉज ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था टोन में, और इस वजह से अबुल कलाम आज़ाद जी को इम्प्रिजन भी कर दिया गया फॉर हिज राइटिंग्स।
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये बताइए कि अबुल कलाम आज़ाद जी किस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर हमारे सामने है 1881, 1908, 1909 और 1912। सो आंसर इज ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 ऑप्शन तो हट जा रहे हैं। देन इसके बाद आता है नंबर सेकेंड का, तो 3 के बाद आता है 2, देन आता है 1 एसेसिनेशन ऑफ कर्जन विली, और उसके बाद आता है 4। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैच करना है और इसमें आपको ईयर के बेस पे मिलान करना है। तो पहला कह रहा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है वो हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ये पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, हैदर अली। वैसे ये सारा कुछ हमने पढ़ाया है, बैच में भी कवर किया है और यूट्यूब पे भी हम ये सब चीज़ें कवर करते ही रहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। अच्छा, ये कब हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? तो 1780 से 84 के बीच। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच की बात करें तो ये हुआ था किनके बीच? तो ये देखने को मिला था सेकेंड कर्नेटिक वॉर जो ये कहलाता है, क्योंकि जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच जो वॉर्स हुए थे वो कर्नेटिक वॉर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे फ्रेंच को लीड कर रहे थे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स नाम आपने सुना होगा। आपको पता है डुप्लेक्स ही वो पहला इंसान था जिसने जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको एसोसिएट करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे वो जो हम पढ़ते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसने स्टार्ट करा था एक तरीके से हम सोचे तो ऑफिशियली। ठीक है, तो डुप्लेक्स और इसके अलावा क्लाइव। तो क्लाइव आप जान रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था और ये हुआ 1750 से 54 के बीच। देन तीसरा है सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है ये 1803 में हुआ था। ठीक है, और वेलेस्ली थे उस टाइम पे ब्रिटिश लीडर और मराठा कॉन्फेडरेसी के बीच देखने को मिला। देन उसके बाद क्या है सेकेंड एंग्लो अफगान वार। तो ये होता है 1887 से 80 के बीच और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के बीच होता है। ठीक है, वैसे इसे पीरियड ऑफ ग्रेट गेम का भी टाइम पीरियड कहते हैं। तो ब्रिटिश तो इसमें जीत जाते हैं बट बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो यहाँ पे 2413 सही होना चाहिए, तो 2413 ऑप्शन ए में है, तो हम ए के साथ जाएंगे। ये ईयर्स कैसे याद रखेंगे, इन सब की निमोनिक मैंने शेयर की है, अगर आप उन्हें रेफर करेंगे तो काफ़ी आसान होगा। मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि किस तरह से ये ईयर्स में गैप है। तो ये मैंने बैच वाली इमेज सेट कर दी है, यहाँ पूरा टेबल है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड, थर्ड, सारा ईयर है और किसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई। जैसे फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी है वो सूरत वगैरह देखने को मिली, देन इसके बाद बसाइन की ट्रीटी है, उसके बाद मंदसौर की ट्रीटी है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से टेबल फॉर्मेट में मैंने याद करवाया था, चीज़ें बहुत आसान थी। मैंने आपको बताया था कि कितने गैप में हो रहा है, अगर आप ये ऑब्जर्व कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ देखो 1775 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये लगभग 25 साल बाद देखने को मिला और फिर ये 15 साल बाद, बस इतना ही आपको याद रखना है। एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछ रहे हैं ना, वो आपसे बस गैप पूछ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि एक असर्शन है आपके पास, एक कथन है, और कथन में ये कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया 1866 में लंदन में, ताकि इंडियन क्वेश्चंस पर बात कर सकें, भारत के मुद्दों पर सवाल किया जा सके। और दूसरा ये कि जो ब्रिटिश का पब्लिक ओपिनियन है वो उनको इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना चाहते थे। अब देखिए, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इसमें नो डाउट कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया था 1866 में लंदन में, ताकि इंडियन क्वेश्चंस पर ये बात करें। और इनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि भारत के इशूज जैसे पॉवर्टी हो गए यानी गरीबी का मुद्दा हो गया, इसके अलावा गवर्नेंस किस तरह से हो, सिविल राइट्स कैसे हों, ये सब चीज़ों पर ये बात कर रहे थे। और ये खास तौर से ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पर देखा जा रहा था, यानी ब्रिटिश रूल के होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों पर ये डिस्कशन करने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया था। ठीक है, और ये चाहते थे कि ब्रिटेन में और अवेयरनेस बढ़े कि भारत की जो कंडीशन है या जो भारत की समस्याएं हैं वो कितनी दयनीय है, कितनी पथेटिक है। तो इस हिसाब से पहला सही है। और रीज़न की जो बात कर रहे हैं कि ये चाहते थे ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका मेन एम ही यही था कि एजुकेट करें और इन्फ्लुएंस करें ब्रिटिश एमपीज़ को, प्रेस को, पब्लिक ओपिनियन को कि भारत की सिचुएशन कैसी है। और अगर पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो गया तो इससे और बेटर पॉलिसीज इंडिया में बनेंगी। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ऑप्शन सी। दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इवेंट दिए गए हैं और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल, दूसरा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर गदर पार्टी की बात करें तो ये फाउंड होता है 1913 में, है ना।
ये हम सब ने पढ़ा है, बहुत बार पूछा भी गया है, सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट पूछा गया है। और ये कहाँ फाउंड होता है, तो सैन फ्रांसिस्को यूएस में। तो आप समझो कि भारत से बाहर वाली ये फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये यूएस में, और ये इंडियन इमिग्रेंट्स के द्वारा फाउंड किया जाता है, जिनको लीड कर रहे हैं लाला हरदयाल जी। तो ये पूछते हैं पेपर में कि किनके द्वारा लीड किया गया, तो लाला हरदयाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। देन तीसरा कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गजट। तो ये ईयर भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार एनसीईआरटीज़ में भी इनफैक्ट दिया गया है। 1780 में ये फाउंड होता है और ये जेम्स ऑगस्टस हिकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। और ये फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर था इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर था इंडिया का, कौन सा, बंगाल गजट। देन चौथा कह रहा है बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी बाय विलियम जोन्स। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये 1784 में, ठीक है, 1784 में ये इस्टेब्लिश होता है। इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी कहते हैं और ये ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देता है, ठीक है। ओरिएंटल स्टडीज़ मतलब आप समझ ही रहे हो, ईस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, इन पे रिसर्च को फोकस करता है ये। तो अब ये ईयर सारा हमारे सामने है, 1780, 84, 1905 और 1913, 3, 4, 2 और 1, ठीक है, 3, 4, 2 और 1, आंसर इज ऑप्शन बी। ये इजी है, ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, बट ये आसान है, लास्ट वाले क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला कह रहे हैं कि ये 10 जून 1800 AD को फाउंड हुआ विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। दूसरा कह रहे हैं मेन पर्पस था इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन लैंग्वेजेस सिखाया जाए। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि ये 10 जून 1800 को फाउंड हुआ था, ये असल में गलत है। ये जो डेट है वो 10 जून वाली जो बात है वो गलत है, ठीक है। बट इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मेन पर्पस था इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का और इंडियन लैंग्वेज सिखाना ब्रिटिश ऑफिसर्स को। इसके लिए देखिए सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। इसमें उन्होंने पूछा था कि ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज को क्यों इस्टेब्लिश किया, और इसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला था कि उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा ऐसा, दूसरा कि वो इंटरेस्ट लेना चाहते थे ओरिएंटल लर्निंग में, तीसरा ये कि विलियम कैरे और एसोसिएट्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, और चौथा कि ब्रिटिश सिविलियन को वो ट्रेन करें ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पे साफ तौर से हमें समझ आ रहा है कि ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ब्रिटिश सिविलियंस को वो ट्रेनिंग देना चाहते थे। अगर ये बात हमें समझ आती है तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमें समझ आ रहा है कि मेन पर्पस क्या था कि इंडियन लैंग्वेजेस सिखाना ब्रिटिश ऑफिसर्स को, तो ये सेकेंड भी हो गया सही। बट पहला है गलत, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला क्यों गलत है, पहला डेट के कारण गलत है, ये 10 जून वाली बात गलत है। 18 अगस्त जो है वो सही होगा, 18 अगस्त 1800 ईस्वी को ये फाउंड हुआ था। काफ़ी टफ है, इतना डेट याद करके जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट सेकेंड स्टेटमेंट PYQ बेस्ड है। अगला देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड करता है एक सेपरेट एग्जामिनेशन की फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। और दूसरा ये कि इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 में जो परसेंटेज है इंडियंस का वो ज़्यादा था यूरोपियंस के मुकाबले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो इन्होंने सेपरेट एग्जामिनेशन की बात की फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि इंडिया में हेल्ड होना था। देखिए 1990 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, और ये सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को लेकर एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस एक्ट से पहले जो ICS के एग्ज़ाम थे वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होते थे, बट इसके बाद क्या हुआ, 1919 के एक्ट के बाद ICS एग्जामिनेशन को इंडिया में भी कंडक्ट किया जाने लगा। और 1922 के बाद से तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले लंदन में हो रहा था उसी तरह से जो एग्ज़ाम्स है वो इलाहाबाद और बाकी एरियाज़ में भी होने लग गए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहला जो है वो क्या कह रहे हैं कि सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, ये सही है। दूसरा कह रहे हैं 1941 में हम देख रहे हैं जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी, ये बात भी सही है। इंडियंस के मुकाबले यूरोपियंस के मुकाबले इंडियंस की परसेंटेज ज़्यादा हो गई थी 1941 तक आते आते, क्योंकि आप समझो ये आज़ादी के आसपास का समय है, 5-6 साल पहले, तो उस टाइम तक सिचुएशन उतनी सही हो गई थी। तो आंसर जो है क्या है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक असर्शन है और एक रीज़न है और उसके बेस पे आंसर करना है। असर्शन में कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया, यानी उनका त्याग कर दिया, और दूसरा कह रहे हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अब देखिए इसमें आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये CDS में पूछा गया था 2013 में। बेहद शानदार क्वेश्चन है और इसे बस 1 से 2% लोग ही सही कर पाएंगे।
नेशनलिज्म के लेक्चर्स में रविन्द्रनाथ टैगोर यह आर्ग्यू करते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो मेन और वीमेन को फ्री करता है फ्रॉम नैरो लॉयल्टीज एंड बॉन्ड से और कनेक्ट करता है वाइडर और बेटर कम्युनिटी ऑफ फेलोशिप के साथ। दूसरा कह रहे हैं नेशनलिज्म एक फीलिंग लेके आता है रूटेडनेस की और कल्चरल बिलोंगिंग की, और वार मॉन्गरिंग को ये खत्म करता है। क्वेश्चन सीधा सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ आ रहा है, वो बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की। बट नेशनलिज्म के बारे में क्या आइडियोलॉजी थी, क्या विचारधारा थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये हमें समझना जरूरी है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अगर आप इसके रेफरेंस में देखो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने फ्रेंड आनंद मोहन बोस को लेटर लिखते हैं और उसमें ये कहते हैं कि पैट्रियटिज्म कांट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, यानी पैट्रियटिज्म के बेस पे हम अपना फाइनल स्पिरिचुअल नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं डायमंड्स की बात करूं तो डायमंड्स के प्राइस पे मैं ग्लासेस को तो नहीं परचेज करूंगा, है ना। और मैं कभी ये नहीं कोशिश होने दूंगा कि पैट्रियटिज्म जीत जाए ह्यूमैनिटी के साथ जब तक मैं जिंदा हूं, यानी वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात नहीं करते हैं। समझ आ रही है आपको ये बात। तो 3 साल बाद वो ये लिखते हैं कि जो कि कैम्ब्रिज में पब्लिश भी हुआ, उनका जो कॉम्पोजिशन है जन गण मन, जो कि पहली बार गाया गया कलकत्ता सेशन में, और उसके बाद भी ये भी बताया गया मूवी हॉल वगैरह में मैंडेटरी है, तो उसके बेस पे ये आर्टिकल चर्चा में आया था। तो इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी वो हमें समझ आती है, वो साफ तौर से ये कहते हैं कि सिर्फ नेशनलिटी आइडियोलॉजी के बेस पे बाकी चीज़ें हमें नहीं भूल जानी है। तो यही रीज़न है कि जैसे अगर पहला स्टेटमेंट हम देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड, क्या ये सही है? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसके बाद खास तौर से 2 साल बाद ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। बट 1919 में हमें पता है कि बहुत ही इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इसमें पीसफुल भीड़ पर जनरल डायर ने ऑर्डर चलवा दिया, गोली चलवा दी ऑर्डर से। तो ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ इनफैक्ट। तो इस चीज़ को कठोर निंदा के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो नाइटहुड की उपाधि दी उससे त्याग दिया, ठीक है। ही रिनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड इस बेस पे कि ये तो बिल्कुल भी जस्टिसेबल नहीं है, बिल्कुल ये ब्रूटल है और इनह्यूमन है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी का इंसल्ट है, मानव गरिमा का ये इंसल्ट है। और इस तरह से पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहे हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इन्होंने विरोध किया, खंडन किया। और जो गांधी जी के आइडियोलॉजी थी कि जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टैगोर और गांधी जी के बीच, वो ये कि गांधी जी ने सोचा कि मास मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल एक्शन ये ज़रूरी चीज़ है। बट टैगोर जी का ये कहना था कि स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सिर्फ मास मोबिलाइजेशन के बेस पे पैसिव रेजिस्टेंस एक जो फोर्स है वो नेसेसरली खुद में मोरल नहीं हो सकता है, अपने आप में वो मोरल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो मोरल है या इमोरल है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंस में काम आएंगी आपकी, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो टैगोर जी ने यही कहा गांधी जी के मेथड्स को लेकर। तो इसमें जो ये है ना कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि वांटेड टू पार्टिसिपेट, ये गलत हो जाता है, बिकॉज उनका वही कहना था कि ये जो हम ब्रिटिश गुड्स को जला रहे हैं वो एक निष्ठुर बर्बादी है, ये काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें कहीं भी लेके नहीं जाने वाली है। तो ये ह्यूमनिस्टिक थे आइडियोलॉजी में, बाय नेचर उनका ये कहना था कि वो कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया ही उनका एक परिवार है, इस तरह से वो विचारधारा रखते थे, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है। तो इसलिए पहला भी गलत हो जाता है, नेशनलिज्म फ्री करता है मैन एंड वीमेन को, ऐसा नेसेसरली नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा जो कह रहे हैं ये रूटेडनेस की फीलिंग लेके आता है, ये भी बात गलत है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है वो एक फीलिंग्स लेके आता है, खास तौर से रूटेडनेस की। या पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने वही बताया, ह्यूमैनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैट्रियटिज्म के मुकाबले। तो आई होप आप इस क्वेश्चन में समझ पाएँ क्लैरिटी। अब देखिए इसमें PYQs भी कई बार पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा, तो हमें पता है इसका आंसर। देन इसके बाद ये भी इन्होंने पूछा अगेन रिपीट करके, तो आप पढ़ सकते हो किन किन पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। नाइटहुड की बात कर रही है तो हमें पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसका आंसर होगा। देन इसमें ये कह रहे हैं कि जो नेम है फेमस पर्सन का जिन्होंने नाइटहुड को रिटर्न कर दिया, तो इसमें आंसर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, तो PYQs रिपीट करते हैं। बट काम की बात आपको जरूर समझनी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, कोरम के बारे में ये पूछ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। देखिए कोरम जो स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंट है, दोनों का डिफरेंट होता है। तो क्या है ये कोरम, आपने ऑप्शंस पढ़ा होगा। इसमें सही आंसर जो ऑप्शन डी है 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट
जितने मिनिमम नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सके। प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए कुछ तो मिनिमम नंबर चाहिए ना, वही होता है कोरम। आसान सा क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा। और अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 मेंबर्स हैं तो 1/10 कितना होगा इनका, 20 होगा। तो 20 ज़्यादा है 10 से, इसलिए कोरम है। समझ आया? यानी 20 मेंबर हैं अगर प्रेजेंट तो कोरम है और वहाँ पे सेशन चल सकता है। तो आर्टिकल 189 में ये कहा गया है कि अनटिल द स्टेट लेजिस्लेचर्स मेक्स अ लॉ इन दैट बिहाफ द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शेल बी 10 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। या तो वो 10 हो या फिर 1/10 हो, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर टोटल मेंबर जो है वो टोटल नंबर 60 है तो इनका 1/10 क्या होगा, 6 होगा। अब 6 क्या है, 10, 6 जो है उससे बड़ा है 10। ठीक है, तो कोरम यहाँ पे 10 मेंबर होगा। 6 मेंबर में काम नहीं चलेगा, 6 मेंबर इनफ नहीं है यहाँ पे, 10 मेंबर कम से कम होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स ऑफ इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज कंट्री। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। बारबोसा, डोमिंगो पेयस और न्यूनीज ये तीनों पुर्तगाल से थे, बट जो पीटर मुंडी है ये इंग्लैंड से थे। तो ये मैंने आपको पूरे तरीके से पढ़ाया है। और ये जो ट्रेवलर्स वाला टॉपिक हमने बहुत डिटेल में कवर किया एनसीईआरटी के साथ, अल-बरूनी, इब्न बतूता, सारा कुछ हमने पढ़ा था। रिहला किन्होंने लिखा, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये ट्रेवलर वाला टॉपिक अपने आप में बहुत खास है, सिविल सर्विसेज में भी अक्सर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा था पीटर मुंडी किस देश से थे, तो ये इंग्लैंड से थे। तो अगर R4 के साथ जाता है तो इस तरह से ये आंसर निकल कर आ रहा था, आंसर ए है। ठीक है, यानी जो सैयद अली रईस है या टर्की से हैं, इब्न बतूता मोरक्को से है, पीटर मुंडी इंग्लैंड से और बारबोसा पुर्तगाल से है। तो यहीं से साबित हो रहा है कि इसका आंसर क्या है। वैसे ये बहुत सारे PYQs हैं, ये फाइल मैंने मर्ज कर दी है जो कि समग्र बैच की फाइल है, बट मैं चाहता हूँ आप एक बार इसे पूरा रिवाइज कर लें, इसलिए ये फाइल मैंने पूरी मर्ज कर दी है। इसमें 50-60 PYQs हैं ट्रेवलर्स के, वो आप रिवाइज कर सकते हो। PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर प्लान है और उसके बेस पे मैं आंसर करना है। अप्लाइड ग्रोथ मॉडल कौन सा है? तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं बहुत बार। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमें पता है हेरोड डोमर के नाम से जाना जाता है, तो ये तो 2 के साथ जाएगा, तो 2 तो हट गए। और इसके बाद जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से अगर हमें आइडिया है तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि महलनोबिस मॉडल जो है वो सेकंड वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह की बात की गई थी। तो B4 के साथ जाएगा और आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन बी, A2, B4, C1 और D3। ठीक है, यानी जो थर्ड वाला है वो क्या कहलाएगा, S चक्रवर्ती मॉडल, और जो फोर्थ है वो कहलाएगा अशोक रुद्रा मॉडल। बट 2 से ही आंसर निकल जा रहा है। अगला देखिए, गुरु नानक जी के द्वारा किन्हें सक्सेसर के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी है, गुरु लहना। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम पढ़ते हैं सिख गुरुज के बारे में, तो गुरु नानक देव जी जो है जो फर्स्ट सिख गुरु थे, और वो अपॉइंट करते हैं गुरु अंगद देव जी को एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ इन 1539। ठीक है, और गुरु अंगद देव जी वो सेकेंड सिख गुरु होते हैं और उन्हीं को लहना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में इन्होंने गुरु अंगद देव जी का नाम देने की बजाय लहना लिखा है, तो हम लहना के साथ जाएंगे। और इन्होंने बेसिकली गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप किया, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। गुरुमुखी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लंगर वगैरह के प्रैक्टिस के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड सिख गुरु हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। और ये क्रोनोलॉजी भी अगर आपको पता हो तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी फर्स्ट सिख गुरु हैं। देन इसके बाद आते हैं गुरु अंगद देव जी। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास जी, जो मांझी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये भी पूछा गया है एनडीए में पहले। उसके बाद आते हैं गुरु रामदास जी। फिर फिफ्थ गुरु जो है गुरु अर्जन देव जी हैं, और गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब इन्होंने बनवाया गुरु अर्जन देव जी ने। और इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद जी, जो कि सिक्स्थ गुरु हैं। देन गुरु हरकिशन जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं। देन आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा को फाउंड किया 1699 में। और इसके बाद जो है इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को इटर्नल गुरु के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई भी ह्यूमन गुरु उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि होली स्क्रिप्चर है, वो इटर्नल गुरु बन जाता है सिख का। तो आई होप आपको पूरी बातें समझ आई है। ध्यान रखिएगा 10 सिख गुरु के नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले भी पूछा गया गुरु नानक देव जी ने अपना सक्सेसर किन्हें अपॉइंट किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अंगद, जिन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें उन्होंने पूछा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। तो ये तो आसान है।
तो इसमें जो पहला कह रहे हैं कि आर्टिकल 252, 249, 250 और 253, ये पहले कई बार पूछा गया है, इसका आंसर ऑप्शन डी है 253। पहला जो आर्टिकल इसमें 252, ये बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के कॉन्सेंट के बाद ये स्टेट के लिस्ट सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं। बट यहाँ देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात नहीं आ रही है, इसलिए गलत है। 249 में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में नेशनल इंटरेस्ट में आकर लॉ बना सकती है ना। बट इसमें प्रोविज़न भी है, जैसे राज्यसभा को पास करना होगा रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, तो ये भी इस वजह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तीसरा कह रहे हैं 250, तो ये भी इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट में कानून बना सकती है पार्लियामेंट, इसलिए गलत है।